Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. We are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 5th and 6th of June 2025. तो 5 और 6 जून का जो हिंदू एनालिसिस है वो हम कवर करेंगे आज के न्यूज़पेपर में। आप लोग से रिक्वेस्ट रहेगी कि प्लीज़ डू लाइक इट। अगर आप लोग 100 लोग भी देख रहे हैं तो मैं चाहता हूँ कम से कम 80-90 लोग तो लाइक करें, है ना। तो 80-90% का लाइक रेशियो रहे तो मुझे भी थोड़ा मोटिवेशन मिले, है ना। तो प्लीज़ डू दैट फ्रॉम योर एंड। स्टार्ट करेंगे सबसे पहले आज के कुछ सवालों के साथ जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है। आई होप यू विल बी एबल टू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। तो पहला सवाल है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग थर्मोफाइल्स। तो 4 तारीख के एनालिसिस में मैंने थर्मोफाइल बताया था आप लोग को। स्टेटमेंट्स हैं, पहला स्टेटमेंट कह रहा है दे थ्राइव इन एक्सट्रीम कोल्ड इन्वायरमेंट लाइक द पोलर आइस कैप्स। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिक मैटर इन हॉट स्प्रिंग्स। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है सम थर्मोफाइल्स आर यूज्ड इन इंडस्ट्रियल बायोटेक्नोलॉजी। तो कौन कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं? 1, 2, 2, 3, 1, 3 या 3 ओनली। तो आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आप लोग अटेम्प्ट करके बताइए ज़रूर आपसे बना कि नहीं बना। इसका पहला स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि थर्मोफाइल्स यानी कि टेम्परेचर लविंग, जिनको ज़्यादा टेम्परेचर पसंद है, गर्म जैसी कंडीशन में रहते हैं, ठंडी में नहीं रहते, है ना। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सेकंड एंड थर्ड सही है, तो आंसर विल बी बी, 2 and 3। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज आर फुल मेंबर्स ऑफ मर्कोसर एज ऑफ 2025। तो मर्कोसर के मेंबर्स फुल टाइम कौन कौन से इनमें से? फर्स्ट इज ब्राज़ील, सेकंड इज अर्जेंटीना, थर्ड इज बोलीविया, फोर्थ इज चिली। आपको बताना है कि फुल मेंबर कौन कौन से हैं। ये भी मैंने आपको 4 तारीख के एनालिसिस में पढ़ाया था। आई होप यू विल बी एबल टू आंसर। द करेक्ट आंसर फॉर दिस इज 1, 2 and 3, यानी कि ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड बोलीविया ये फुल टाइम मेंबर है। चिली जो है वो एसोसिएट मेंबर है। तो आंसर विल बी बी, 1, 2, 3। थर्ड क्वेश्चन इज disinflation refers to options are a general decrease in the price levels of goods and services, B, a reduction in the rate of inflation over time, C, a temporary rise in inflation, and D, a deflationary spiral caused by reduced demand। तो देखो, disinflation क्या होता है कि it is decrease in inflation, डिसइन्फ्लेशन लिखा है। तो डिक्रीज इन इन्फ्लेशन, एक्चुअली जो पहला ऑप्शन अगर आप पढ़ोगे ना तो लिखा है जनरल डिक्रीज इन प्राइस लेवल, तो ये होता है डिफ्लेशन। डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन में अंतर है। डिफ्लेशन मतलब कि प्राइजेस घट रहे हैं, और डिसइन्फ्लेशन का मतलब कि इन्फ्लेशन का रेट घट रहा है। मतलब पहले इन्फ्लेशन 6% रहा होगा तो अब इन्फ्लेशन 4% रहेगा। मतलब अभी भी इन्फ्लेशन ही रहेगा, लेकिन उसके रेट में कमी आएगी। तो डिसइन्फ्लेशन इज दैट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दीज 3 क्वेश्चंस। कुछ नया सीखने को मिला होगा आप लोग को। आगे बढ़ते हैं आज के न्यूज़ एनालिसिस की तरफ, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो सबसे पहली न्यूज़ जो है वो तमिलनाडु से आ रही है, जो कि है तमिलनाडु हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू सेंचुरी एट धनुषकोडी। तो धनुषकोडी में एक नई सेंचुरी नोटिफाई की तमिलनाडु गवर्नमेंट ने, और ये है ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी। याद रखिएगा, इट इज़ द ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी एट धनुषकोडी इन रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट। तो रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट में धनुषकोडी नाम की जगह है जहाँ पर डिक्लेयर की गई है ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी। ठीक है, प्लीज़ मेक श्योर यू रिमेंबर दैट। ठीक है, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे था कल 5 जून को, तो उसी उपलक्ष्य में इसको रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ सेंचुरी। एंड यहाँ पर धनुषकोडी जो सेंचुरी है, इट हैज़ अ वेराइटी ऑफ मैनग्रोव स्पीशीज़। कुछ मैनग्रोव स्पीशीज़ के नाम लिखे हैं जो यहाँ पे होते हैं, अविसेनिया और राइजोफोरा। तो याद रखिएगा, अगर कभी आपसे यूपीएससी पूछ लेता है कि अविसेनिया, राइजोफोरा काहे की स्पीशीज़ हैं, तो दे आर स्पीशीज़ ऑफ मैनग्रोव। ठीक है ना, तो दे आर इन अवेलेबल देयर। धनुषकोडी लेगून में ये बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। एंड ऑब्वियस सी बात है, जब मैनग्रोव होते हैं तो मैनग्रोव को कहा जाता है दे आर नेचुरल डिफेंस अगेंस्ट द कोस्टल इरोजन के अगेंस्ट नेचुरल डिफेंस रहता है। तो इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सेंचुरी हो सकती है। ठीक है, तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिसका हम डिस्कस करेंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी टू इनॉग्रेट कश्मीर फर्स्ट ऑल वेदर रेल लिंक विद दिल्ली टुडे। तो ये वंदे भारत सर्विस जो है ये श्रीनगर के लिए स्टार्ट हो जाएगी फ्रॉम टुमारो। एंड दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट, क्योंकि कहीं पे भी मेरे को ऐसा लगता है जिस रीजन में भी आपको लग रहा है कि वो आइसोलेटेड हो रहा है, या उस रीजन में थोड़ा सा आपको अगर एक्सट्रीमिस्ट गतिविधियाँ बढ़ती हुई दिखें, तो मेरे हिसाब से कनेक्शन जो होता है, कम्युनिकेशन जो होता है, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच
शुड बी देयर। एंड जम्मू कश्मीर से कनेक्टिविटी का इशू हमेशा रहता था, तो नाउ दैट कैन बी सॉल्व बाय दिस। तो ये ऑल वेदर लिंक है, श्रीनगर जम्मू दिल्ली रेल लिंक, एंड दिस विल बी देयर। वंदे भारत एक्सप्रेस है, वहाँ की फर्स्ट वंदे भारत है, एंड इट विल बी बिटवीन श्री माता वैष्णो देवी कटरा एंड श्रीनगर। इट विल बिगिन रेगुलरली ऑपरेशंस फ्रॉम सैटरडे। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल, आपको समझ में आना चाहिए। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। तो यू कैन मूव हेड विद मी। इलेक्शन कमीशन अपग्रेड्स सिस्टम टू क्रिएट इंडेक्स कार्ड्स फॉर एनालाइजिंग डेटा। अब ये देख लेते हैं क्या है इंडेक्स कार्ड और क्या चीज़ें हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने अपना जो इंडेक्स कार्ड जनरेट करने का मैकेनिज़्म है उसको थोड़ा टेक्नोलॉजिकल एक पुश दिया है। पहली बात तो हम देख लेते हैं कि इंडेक्स कार्ड होता क्या है। तो इंडेक्स कार्ड आपको दिमाग में रखना है, एक नॉन स्टैट्यूटरी, याद रखिएगा, रिमेंबर दैट इट इज़ अ नॉन स्टैट्यूटरी पोस्ट इलेक्शन स्टैटिस्टिकल रिपोर्टिंग फॉर्मेट है। ठीक है, नॉन स्टैट्यूटरी होता है, ऑब्वियस सी बात है, मतलब किसी स्टैट्यूट या लॉ में इसके बारे में नहीं है इंडेक्स कार्ड के बारे में। ये केवल और केवल एकेडमिक पर्पस के लिए डेटा कलेक्शन का मेथड है। इंडेक्स कार्ड जो है वो डेटा कलेक्शन का मेथड है पोस्ट इलेक्शन स्टैटिस्टिकल रिपोर्टिंग के लिए, एंड ये प्रमोट करता है एक्सेसिबिलिटी ऑफ इलेक्शन रिलेटेड डेटा। ये सेकेंडरी डेटा कहलाता है। एक्चुअली प्राइमरी डेटा जो होता है वो तो रिटर्निंग ऑफिसर करते हैं, वो स्टैट्यूटरी डेटा है ना, जो रिटर्निंग ऑफिसर्स और ये सब मैनेज करते हैं, वो प्राइमरी डेटा है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंसी रिलेटेड अगर डेटा हम जो बनाते हैं इलेक्शन कमीशन के लिए, वो होता है आपका इंडेक्स कार्ड में, एंड दैट इज़ द सेकेंडरी डेटा। ठीक है, इसमें जितने भी रिसर्चर्स हैं, एकेडमिशियंस हैं, पॉलिसी मेकर्स हैं, उनके इनपुट रहते हैं रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल इलेक्शन डेटा। ठीक है, एंड अब उसको इलेक्शन कमीशन ने वही कहा है कि इसको हम थोड़ा सा एक टेक्नोलॉजिकल पुश देंगे। अभी तक क्या आता है कि पूरा का पूरा फिजिकली मैनुअली कलेक्ट होता है। नाउ दे वांटेड टू गिव इट अ टेक्नोलॉजिकल पुश, ताकि डिजिटली और ऑनलाइन तरीके से भी आप इसको कलेक्ट कर सकें। बाकी रिपोर्टिंग और एनालिटिक्स भी इजी हो जाएगा इससे। तो ऑल दिस थिंग्स हैव बीन थॉट ऑफ बाय द इलेक्शन कमीशन, बट स्टिल यू हैव टू रिमेंबर दैट इंडेक्स कार्ड इज नॉन स्टैट्यूटरी। ठीक है ना, अगर यूपीएससी कंफ्यूज करेगा तो वो कहेगा कि ये स्टैट्यूटरी डेटा है जो कलेक्ट होता है, नहीं, नॉन स्टैट्यूटरी डेटा है। ठीक है, मेक श्योर यू रिमेंबर दिस। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो कैन मूव एड विद मी। एक न्यूज़ कल की पहले मैं फ्रंट की बता दूं, उसके बाद फिर हम आज के न्यूज़पेपर में और आते हैं। कल के न्यूज़पेपर में बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ आई थी जो कि है सेंसस के रिगार्डिंग। नेक्स्ट सेंसस टू कंक्लूड बाय मार्च 2027। गवर्नमेंट ने कहा है कि नेक्स्ट सेंसस जो है वो मार्च 2027 से कंप्लीट हो जाएगा, एंड इंडिया विल काउंट इट्स पॉपुलेशन बाय मार्च 1, 2027। ठीक है, एंड ये जो सेंसस होगा ये 16 साल के गैप के बाद हो रहा है। दिस इज़ अ टाइम पीरियड जो कि अभी तक नहीं लगा था। इसके पहले 10 साल के गैप में होता था, 2001 में हुआ, 2011 में हुआ, उसके पहले 1991 में हुआ। तो इस तरीके से 10 सालों के गैप में होता था, बट नाउ दिस इज़ अ 16 ईयर अनप्रेसिडेंटेड गैप। सेंसस आप सबको पता होगा कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंतर्गत कंडक्ट होता है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत कंडक्ट होता है, याद रखिएगा। इट इज़ कंडक्टेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, एंड दिस विल बी कंट्रीज फर्स्ट डिजिटल सेंसस एज वेल। याद रखिएगा, ये डिजिटल सेंसस होगा पहली बार, एंड इट विल बी द फर्स्ट इन इंडिपेंडेंट इंडिया टू इंक्लूड इन्यूमरेशन ऑफ कास्ट एज वेल। इस बार कास्ट का इन्यूमरेशन भी होगा। हालांकि नॉर्मल जो सेंसस होता है उसमें भी शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब काउंट होते हैं, बट सारी कास्ट नहीं काउंट होती। नाउ दिस विल बी कैलकुलेटिंग ईच एंड एवरी कास्ट। ठीक है ना, तो दिस विल बी द इंक्लूडिंग द कास्ट इन्यूमरेशन एज वेल। ठीक है, और इसके अलावा जो डेट है फॉर सम स्नो जो एरियाज़ होते हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया है, इनके लिए जो कट ऑफ डेट है वो 1 अक्टूबर 2026 है। बाकी के लिए 2027 मार्च है। ठीक है ना, तो दैट इज़ ऑल्सो अ थिंग विच यू शुड रिमेंबर। याद रखिएगा, ऑफिशियल गजट में इसको एज पर द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 ऑफ सेंसस एक्ट 1948 प्रोड्यूस किया जाता है। सेंसस एक्ट है 1948 का, जिसके सेक्शन 3 में है कि किस तरीके से सेंसस कंडक्ट होगा। 2 फेजेस में कंडक्ट होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एंड इसके जो 2 फेज़ हैं मैं आपको बता देता हूँ कि इंडिया के जो सेंसस कंडक्ट होता है वो सेंसस एक्ट 1948 और सेंसस रूल्स 1990 के अंतर्गत कंप्लीट होता है 2 फेजेस में। पहला जो फेज़ होता है वो होता है हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग शेड्यूल। ठीक है ना, उसके बाद होता है पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। तो पहला होता है हाउस लिस्टिंग एंड हाउसिंग शेड्यूल, और दूसरा स्टेज होता है इसका पॉपुलेशन इन्यूमरेशन। ठीक है, तो मेक श्योर यू रिमेंबर दैट एज वेल। एंड दिस टाइम कास्ट विल बी इन्यूमरेटेड इन द सेकेंड फेज। तो कास्ट जो इन्यूमरेशन है वो भी सेकेंड फेज में किया जाएगा। तो अभी तक मैंने बताया आपको कि कास्ट जो होती थी केवल शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए केवल
केवल 2 कैटेगरीज का काउंट होता था अभी तक, अब बाकी कैटेगरीज का भी इंक्लूड होगा। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एक और टर्म इसमें आया था कल के न्यूज़पेपर में, एनपीआर, यानी कि नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, एनपीआर। तो ये नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर क्या होता है, तो ये याद रखिएगा, एनआरसी और नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर में डिफरेंस ये होता है कि एक होता है एनआरसी यानी कि नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स में आप केवल सिटीजन्स का डेटा रहता है, और एनपीआर जो होता है नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, उसमें आपका सारे रेसिडेंट्स का डेटा रहता है। रेसिडेंट और सिटीजन में डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। सिटीजन मतलब जिसको सिटीजनशिप मिली हो, रेसिडेंट मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो 180 दिनों से या तो आपके यहाँ रह रहा हो या रहने की सोच रहा हो 180 दिनों से ज़्यादा। ठीक है, मेक श्योर रिमेंबर दैट अ पर्सन हु इज लिविंग इन अ कंट्री फॉर 180 डेज और इज थिंकिंग टू लिव फॉर 180 डेज, तो उसको हम रेसिडेंट की कैटेगरी में काउंट करते हैं एनपीआर के डेटा में। इसीलिए हमेशा एनपीआर का जो डेटा होगा वो क्या होगा, एनपीआर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन एनआरसी, है ना, क्योंकि उसमें तो सिटीजन्स बस का डेटा है, बट इसमें तो सिटीजन्स प्लस रेसिडेंट्स दोनों का डेटा है। तो मेक श्योर यू रिमेंबर दैट एज वेल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, समझ में आ गया होगा। ये कल की बहुत बड़ी न्यूज़ आर्टिकल था, इसलिए मैंने सोचा इसको पहले हम कवर कर लेते हैं फ्रंट में, उसके बाद एडिटोरियल में आज के आएंगे। तो आज के हम एडिटोरियल में आते हैं। आज 2 एडिटोरियल हम डिस्कस करेंगे। क्या है, यूनिवर्सिटी वर्सेस कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड स्पीच। बहुत ही प्यारा एडिटोरियल है इसमें, जिसमें कि बात चल रही है, ऑथर ने बात की है कि किस तरीके से यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स होते हैं उनको फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन नहीं है, तो उसके बारे में ये ऑथर ने आर्गूमेंट दिया है। सबसे पहले ऑथर ने जॉन मिल्टन के एरो पेजिटिका यानी 1644 में जो उनकी किताब थी उसके बारे में कहा है कि उस किताब में लाइसेंसिंग ऑफ पब्लिकेशन को क्रिटिसाइज़ किया गया था और फ्रीडम ऑफ थॉट एंड एक्सप्रेशन के ऊपर जॉन मिल्टन ने कहा था। ठीक है ना, आर्टिकल भी उसी के ऊपर है। करंट अगर हम देखें, बात करें इंडिया की, तो इंडिया में अभी लिमिटेड फ्री स्पीच है, ऑब्वियस सी बात है। टीचर्स को प्रायर परमिशन चाहिए होती है उनके व्यूज़ को एक्सप्रेस करने के लिए, जो कि हमको प्री मॉडर्न रेस्ट्रिक्शंस की याद दिलाता है। इसके अलावा हमारी वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंकिंग 151 है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़, जो कि हमारे यहाँ वीक, हमारी जो इमेज है एज अ विश्व गुरु उसको वीक करता है कहीं ना कहीं। अब ऑथर ने कहा है कि यूनिवर्सिटी टीचर्स को केवल रिसर्च प्रोड्यूसिंग रोबोट्स के रूप में देखा जाता है। और दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, यू कैन राइट इट ऑल्सो, कि यूनिवर्सिटी टीचर्स आर बीइंग व्यूड एज मेयरली रिसर्च प्रोड्यूसिंग रोबोट्स who are discouraged from voicing views on the contemporary issues। तो कंटेम्प्रेरी इशूज़ में अपने व्यूज़ नहीं दे सकते हैं, उनको केवल रिसर्च प्रोड्यूसिंग रोबोट्स के रूप में रखा गया है। एंड एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इंडिया में रॉन्गली इसको डेजिग्नेट किया जाता है अपने व्यूज़ को। अगर कोई व्यक्ति एक्सप्रेस कर रहा है तो उसको रॉन्गली डेजिग्नेट कर देते हैं एक्टिविस्ट के रूप में या एक्टिविज्म के रूप में। तो ऑथर इज सेइंग दैट दे आर रॉन्गली कॉन्फ्लेटिंग ओपिनियन विद एक्टिविज्म। ओपिनियन को आप एक्टिविज्म नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। हर चीज़ में आप ये नहीं बोल सकते कि ही इज़ एन एक्टिविस्ट। एंड ऑब्वियस सी बात है, फैकल्टी मेंबर शुड मेक डिस्क्लेमर्स, बट दे शुडेंट बी डिसअलाउड फॉर एक्सप्रेसिंग देयर पर्सनल ओपिनियंस। दे कैन एक्सप्रेस देयर पर्सनल ओपिनियंस ऑन देयर पर्सनल कैपेसिटी। तो दैट इज समथिंग विच द ऑथर थिंक्स शुड बी डन ऑफ। इसके अलावा ऑथर ने यह भी कहा कि आर्टिकल 19(1)(a) जो है गारंटी करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। आर्टिकल 19(2) अलाउ करता है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को, केवल रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को। तो ये चीज़ सबको ध्यान में रखनी चाहिए भाई। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जब ऑलरेडी आपने दे दी है तो कोई भी व्यक्ति अपने व्यू एक्सप्रेस करते समय इन रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में ध्यान रखेगा। लेकिन अब आप ये नहीं बोल सकते ना कि इस कैटेगरी के व्यक्ति की रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन के अलावा भी स्पीच नहीं दे सकते हैं। तो दैट इज द थिंग। इसीलिए ऑथर ने कहा कि रिस्ट्रिक्शंस जो होनी चाहिए, दे शुड बी प्रोपोर्शनल, दे शुड बी कॉन्स्टिट्यूशनल, दे शुड बी लेजिटिमेट एंड लीस्ट इंट्रूसिव, है ना। ये अनुराधा भसीन के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, है ना, तो कि भैया जो रिस्ट्रिक्शंस हैं दे शुड बी प्रोपोर्शनल, लेजिटिमेट, नेसेसरी एंड लीस्ट इंट्रूसिव, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। इसके अलावा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से आप रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज नहीं कर सकते, एक प्रॉपर लॉ की आवश्यकता है। इवन प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको भी स्टेट कंसिडर किया जाता है अंडर आर्टिकल 12 ड्यू टू देयर पब्लिक फंक्शंस, है ना। और उनको भी ऑब्वियस सी बात है रीजनेबली एक्ट करना चाहिए। लेकिन अब आप ऑल टुगेदर एक ब्लैंकेट बैन लगा के रख दोगे कि कोई टीचर, कोई रिसर्चर अपने व्यू एक्सप्रेस नहीं करेगा बिना परमिशन के, सो दैट विल बी अ पुलिस स्टेट, दैट विल नॉट बी अ फ्री स्टेट।
तो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन सेड बाय द ऑथर। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा कि अगर हम ग्लोबली देखें तो यूएस कोर्ट्स की अगर हम बात करें तो दे हैव अपहेल्ड ब्रॉड फ्रीडम फ्री स्पीच राइट्स। वहाँ पे आप देखो रिपोर्टिंग में प्रेसिडेंट के बारे में भी कुछ बोल दिया जाता है और दे आर वेरी ओपन टू दैट, है ना। वहाँ पे व्यूज़ एक्सप्रेस करना बहुत आसान है। आप इंडिया में नहीं बोल सकते इस तरीके से अपने प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के बारे में। आपने जैसे ही बोला आपको पुलिस पकड़, आपने बोला भी नहीं, आपने साइड से निकल गया बोलने के तो भी आपको पकड़ ले जाती है। बट इट इज़ वेरी मच फ्री इन अमेरिका। आप अमेरिका में देखो डोनाल्ड ट्रंप के बारे में एलन मस्क कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी चीज़ें बोल देते हैं, वो भी वहाँ पे मीडिया देखो कितनी वो होती, बिल्कुल मीडिया ने सामने सामने डोनाल्ड ट्रंप को बहुत ही गंदे शब्दों में कहा था, फिर भी वहाँ पे ऐसा नहीं है कि उनको मीडिया वालों को पकड़ के ले गए, अरेस्ट कर लिया, ये सब नहीं है। तो फ्री स्पीच मस्ट बी रिस्पेक्टेड। इंडिविजुअल सेल्फ फुलफिलमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। व्यूज़ आपको मिलते हैं तो एक्सपोजर टू अल्टरनेटिव व्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेट की इनफैलिएबिलिटी को चेक करने के लिए इंपॉर्टेंट है। एंड इट्स अ बैटल ऑफ आइडियाज़। ओपिनियंस आर एक्चुअली बैटल ऑफ आइडियाज़। आप जितने ओपिनियन लेंगे उतने आपको आइडियाज़ मिलेंगे। तो प्लीज़ यू शुड बी ओपन इनफ टू टेक दैट। एंड वैसे भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैव बीन थॉट ऑफ एज गुरुकुल्स। एंड यहाँ पे आप ओवर रेगुलेशन अगर आप करोगे, एक तो यूनिवर्सिटीज़ ओवर रेगुलेटेड है, अंडर फंडेड है, दोनों चीज़ें हैं, तो that will not be good for the overall autonomy of the institution and the teachers, and that will not be good for the overall development of the students also, क्योंकि जहाँ यूनिवर्सिटीज़ restricted हैं तो स्टूडेंट्स भी restricted ही होंगे आपके, ठीक है। तो दिस इज़ what has been told by the author in this article. I hope you got clarity. अच्छा आर्टिकल था, आप लोग पढ़ सकते हैं इसको। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। दूसरा एडिटोरियल जो हम डिस्कस करेंगे है शुड इंडिया अमेंड इट्स न्यूक्लियर एनर्जी लॉज। तो यहाँ पे न्यूक्लियर एनर्जी लॉज को अमेंड करने की बात चल रही, क्यों चल रही है? क्योंकि इंडिया ने एम किया है कि न्यूक्लियर एनर्जी की कैपेसिटी को हम 8 गीगावाट से बढ़ा करके 100 गीगावाट कर देंगे बाय 2047। करंट जो लॉज है इंडिया में वो 2 लॉज हैं इंपॉर्टेंट, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट जो 2010 का एक्ट है, एंड एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 का। याद रखिएगा, सिविल लाइबिलिटी फॉर न्यूक्लियर डैमेज एक्ट 2010 एंड एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि ये लॉज जो हैं दे डू नॉट अलाउ प्राइवेट और फॉरेन कंपनीज टू बिल्ड ऑपरेट न्यूक्लियर प्लांट्स। ये लॉज दे डू नॉट अलाउ प्राइवेट और फॉरेन कंपनीज टू बिल्ड एंड ऑपरेट न्यूक्लियर प्लांट्स। अमेंडमेंट जो प्रपोज किया जा रहा है वो ये किया जा रहा है कि फॉरेन एंड प्राइवेट पार्टिसिपेशन को भी इंक्लूड करो ताकि आप अपने गोल्स को पूरा कर सको। तो इसमें 2 व्यूज़ हैं। एक एशले टेलिस का व्यू है जो कि इन फेवर ऑफ अमेंडमेंट है, जिनका ये कहना है कि भाई इंडिया कैन नॉट अचीव द न्यूक्लियर गोल्स विदाउट फॉरेन पार्टिसिपेशन। उनका ये भी कहना है कि जो करंट लाइबिलिटी लॉ है वो एक रियल ऑब्स्टिकल है फॉर द फॉरेन कंपनीज, जो कि लाइबिलिटी रिस्क के कारण इंडिया में पार्टिसिपेट नहीं करती, चाहे यूएस हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे जापान हो, है ना। और इसके अलावा अगर आप इन चेंज नहीं करते हो, करंट लाइबिलिटी लॉ को भी नहीं चेंज करते हो और फॉरेन पार्टिसिपेशन को इंक्लूड नहीं करते हो, तो दैट यू विल नॉट बी एबल टू अचीव योर गोल एज वेल, ठीक है। तो दैट इज़ द थिंग। यहाँ पे डी रघुनंदन के भी व्यूज़ हैं जिन्होंने कहा है कि नहीं, अमेंडमेंट नहीं होने चाहिए, लाइबिलिटी लॉ स्पेशली उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ऑथर ने ये भी कहा है कि भाई अगर आप लाइबिलिटी लॉ में अमेंडमेंट कर दोगे तो ये कंपनीज तो मनमानी ढंग से ऑपरेट करने लगेंगी, ठीक है ना, उनके ऊपर कोई लाइबिलिटी ही नहीं रह जाएगी। दूसरा ऑथर ने ये भी कहा कि वेस्टिंग हाउस जैसे फर्म्स हैं जो यूएस के फर्म्स हैं वो ऑलरेडी कैपेसिटी लैक करते हैं, बैंकरप्ट हो चुके हैं, तो अमेंडमेंट्स गारंटी नहीं करते कि इन्वेस्टमेंट आएंगे ही आएंगे, ठीक है ना। तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ देयर। ऑथर ने ये भी कहा है। इंडिया ने कहा कि इंडिया के पास एफडीआई है डिफेंस पे 100%, बट कोई रियल टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफ़र हुआ नहीं है। एंड अगर आप लाइबिलिटी वेवर करते हो तो भोपाल गैस ट्रेजेडी जैसी कोई समस्या दोबारा खड़ी हो सकती है, ठीक है। तो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन टोल्ड बाय द ऑथर इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दोनों व्यूज़ आपके सामने हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं था इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया है, बट ठीक है। इज़ आईबीसी एन इफेक्टिव रेजोल्यूशन टूल? तो ये आपको पता होगा इंसॉल्वेंसी बैंक्रप्सी कोड 2016 में लाया गया था। क्यों लाया गया था मैं आपको सिंपल से बता दूं। देखो कई बार कंपनीज फॉल्टर कर जाती हैं, डिफ़ॉल्ट कर जाती हैं, है ना, जिनसे पैसा लिया उनसे पैसा नहीं लेंगे, कंपनी बैंकरप्ट हो गई, घोषित हो गई। तो इसमें इसका सोल्यूशन मैकेनिज्म डेवलप करने के लिए आईबीसी बनाया गया, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड बनाया गया। और इसमें 2 तरीके के मैकेनिज्म से मैं आपको बता देता हूँ। देखो एक होता है इंडिविजुअल, अगर एक इंडिविजुअल व्यक्ति डिफ़ॉल्ट करे, एक अगर इंडिविजुअल व्यक्ति डिफ़ॉल्ट कर रहा है, एक या कंपनी या फर्म डिफ़ॉल्ट कर रही है, फर्म या कंपनी डिफ़ॉल्ट कर रही है। तो अगर इंडिविजुअल डिफ़ॉल्ट कर रहा है तो ये मेथड, ये पूरा तरीका होता है डीआरटी के अंतर्गत, जिसको हम बोलते हैं डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल, जो डेट रिकवर कराता है। और जब
फर्म या कंपनी कर रही होती है तो उसको हम ले जाते हैं एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, याद रखिएगा। तो ये डिफरेंस होता है कि अगर कोई इंडिविजुअल कर रहा हो तो डिफ़ॉल्ट वो जाएगा डीआरटी में, और अगर कोई फर्म डिफ़ॉल्ट कर रही है तो वो जाएगी एनसीएलटी में, यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल। एनसीएलटी का जो मैकेनिज्म है ये इसी आईबीसी के अंतर्गत है, इंसॉल्वेंसी बैंकरप्सी कोड, जो कि बताता है कि किस तरीके से आप रिजॉल्व करेंगे पूरे के पूरे इस इशू को, ठीक है ना। ये एक चीज़ याद रखिएगा, ये टाइम बेस्ड होता है, इसीलिए इसको जल्दी रिजॉल्व करना होता है। तो याद रखिएगा, अकॉर्डिंग जो करंट प्रोविजंस है, मैक्सिमम 330 डेज आर अलाउड टू फाइंड अ रेजोल्यूशन ऑफ अ कंपनी, है ना। एक रेजोल्यूशन पता करने के लिए कितने दिन का समय दिया जाता है आपको? करंटली 330 डेज का समय दिया जाता है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता देता हूँ जो कि इस आर्टिकल से निकलेगी, वो ये है कि क्या आप डीआरटी या क्या आप एनसीएलटी के डिसीजंस को चैलेंज कर सकते हो। तो पहले तो मैं आपको बता दूं कि एक चैलेंज तो इनकी अपीलेट बॉडी में होता है, जिसको हम बोलते हैं डीआरएटी, और एक होता है एनसीएलएटी, यानी कि डेट रिकवरी अपीलेट ट्रिब्यूनल और नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल। तो एक मैकेनिज्म तो इन्होंने एक्ट में ही दे रखा है, यानी कि बैंकरप्सी कोड में ही दे रखा है। दूसरा जो मैकेनिज्म है कि अगर आप इनसे भी खुश नहीं है तो डीआरएटी के बाद आप फिर हाई कोर्ट में जा सकते हो, और एनसीएलटी के केस में आप जा सकते हो सीधे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है ना। याद रखिएगा, एनसीएलटी और एनसीएलटी के बाद आप सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो। तो मेक श्योर, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट में जाओगे तो ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ, है ना, ओनली ऑन द क्वेश्चन ऑफ लॉ में ही आप जा सकते हो। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर। हालांकि ऑथर ने इस आर्टिकल में बताया कि किस तरीके से आईबीसी कोड जो 2016 में इनैक्ट हुआ है, उसने बहुत सारा चीज़ें चेंज कर दिया है। एक तो जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स थे वो बहुत डिक्रीज हो गए हैं, एंड इट इज़ वेरी ओवरऑल अ सक्सेसफुल एक्ट, कहना चाहिए ओवरऑल अ सक्सेसफुल एक्ट है जो कि ऑथर ने यहाँ पे कहा है, ठीक है ना। हालांकि अभी भी कुछ इश्यूज़ हैं, जो इश्यूज़ हैं वो आपको बता देता हूँ। पहला है जुडिशियल डिलेज, है ना। दूसरा है पोस्ट, एक बार जजमेंट आ जाता है तो पोस्ट रेजोल्यूशन के बाद भी अनसर्टेनिटी रहती है, एंड ऑल दिस थिंग्स आर देयर, जो कि इश्यूज़ हैं। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल है। एंटी डंपिंग ड्यूटी, तो मैं आपको बता दूं एंटी डंपिंग ड्यूटी क्या होती है। जैसे क्या होता है कि चाइना ने सपोज करो बहुत ज़्यादा स्टील प्रोड्यूस किया, चाइना के यहाँ केवल और केवल 70 किलो, सपोज एग्जाम्पल है ये, है ना। सपोज 70 यूनिट्स की आवश्यकता थी चाइना को अपने कंट्री में यूज़ करने के लिए, प्लस बाहर भेजने के लिए 70 यूनिट्स की आवश्यकता थी, बट उन्होंने सपोज करो 100 यूनिट्स प्रोड्यूस कर ली। अब नॉर्मली क्या है, 70 यूनिट तो इनकी पर यूज़, अब 30 यूनिट का यूज़ वो कहीं नहीं कर सकते। तो अब क्या करेंगे, अब भैया जब बोलेंगे ना, ये भैया इतनी रोटी बच गई, जैसे सपोज अगर आपने बहुत रोटी बना ली, अब बिल्कुल बच गई, आपने सबको खिला दी, पड़ोसियों को भी खिला दी, तो बाकी बची तो आप फिर जानवरों को डालना शुरू कर दोगे ना भाई, कि गाय को दे दो, कुत्ते को डाल दो, इनको डाल दो, ऐसा करते हैं ना अपन लोग। तो अब वो क्या करेंगे, जैसे ये जो बची हुई 30 यूनिट है ना, इसको डंप करना शुरू कर देंगे। डंप करना मतलब कि यार बोलेंगे कि इसको बिल्कुल आधे भाव में बेच दो, भाई कुछ नहीं मिल रहा है तो इसको आधे भाव में दूसरे देश में भेज दो, जहाँ हमारा ट्रेड रिलेशन अभी इतना अच्छा नहीं होगा। तो अब वो क्या करेंगे कि भैया जो 100 रुपये की स्टील थी उसको भाई 20 रुपये 30 रुपये कौड़ियों के भाव बेचना शुरू कर देंगे। तो इसको जब कौड़ियों के भाव बेचना शुरू कर देती हैं बिकॉज ऑफ ओवर प्रोडक्शन एंड ओवर सप्लाई, तो उसको हम बोलते हैं डंपिंग कर रहा है। तो उसके डंपिंग के अगेंस्ट फिर हम यहाँ पे एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं, ताकि जैसे 30 रुपये की ड्यूटी हमने लगा दी, तो 50 रुपये की, भाई 50 रुपये की चीज़ वो 20 रुपये में बेच रहा था, तो हम उसमें 30 रुपये की ड्यूटी लगा देंगे, तो वो फिर से 50 रुपये की हो जाएगी। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी से उसका प्राइस फिर बढ़ जाएगा, ताकि हमारे प्रोडक्ट तो कॉम्पिटिटिव, भाई इंडिया में जो प्रोड्यूस कर रहा है वो तो इतने थोक के भाव प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो तो नहीं बेच पाएगा 20 रुपये में, तो कॉम्पिटिटिव नहीं रह जाएगी। इस कारण से फिर हम एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाते हैं और उसका प्राइस फिर थोड़ा बढ़ाते हैं, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज देयर, और ये WTO में भी अलाउड है ना, डंपिंग के अगेंस्ट ये WTO में भी अलाउड है, तो ये आपको याद रखना है। डिसइन्फ्लेशन देखो लिखा हुआ है, डिसइन्फ्लेशन जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया है आज क्वेश्चन में कि डिसइन्फ्लेशन का मतलब होता है कि इन्फ्लेशन का रेट घट रहा है। एक और टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं डिफ्लेशन बोलते हैं, द अनदर टर्म इज डिफ्लेशन, जिसमें हम बोलते हैं कि इन्फ्लेशन ही नहीं हो रहा है, अब यहाँ प्राइस घट रहे हैं, बट अगर इन्फ्लेशन तो हो रहा है बट इन्फ्लेशन का रेट घट रहा है तो हम बोलेंगे डिसइन्फ्लेशन। तो मेक श्योर यू रिमेंबर डिसइन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन, ये भी आपको याद रखना है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दिस थिंग्स, समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट डोनाल्ड ट्रम्प ने असाइलम दिया है वाइट अफ्रीकनर्स को, है ना, लेकिन ऑब्वियसली बात है यहाँ पे ऑथर ने मतलब बताया कि किस तरीके से ये जो वाइट अफ्रीकनर्स को दे रहे हैं ये बहुत सही नहीं है। क्यों? क्योंकि जो वाइट अफ्रीकनर्स हैं मोस्टली दे आर द डिसेंडेंट्स ऑफ बोअर्स, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। बोअर वॉर भी आपको याद होगा ना, बोअर वॉर,
ये जो बोअर्स होते हैं ये क्या होते हैं? बोअर्स आर एक्चुअली द डच कोलोनाइजर्स। जो डच कोलोनाइजर्स होते हैं उनको बोअर्स बोलते हैं। एंड वाइट अफ्रीकनर्स दे आर नॉट ए होमोजीनियस ग्रुप। ये भी ऑथर ने कहा है कि ये बहुत सारी लैंग्वेज बोलते हैं, डच, खोइसान, मलय, दे आर स्पीकिंग मैनी डिफरेंट लैंग्वेज। जबकि जो इनका असाइलम लॉ है रेफ्यूजी वाला अमेरिका का, वो कहता है कि भाई किसी एक ग्रुप का परसिक्यूशन हो रहा हो तो मतलब कि दिखावे के लिए कुल मिला करके, एंड दैट इज़ नॉट वेरी करेक्ट। एंड परसिक्यूशनर्स जो हैं वो वापस अपने देश नहीं जाते हैं, बट यहाँ पे जो लोग आए हैं वाइट अफ्रीकनर्स, वो कह रहे हैं कि छुट्टी में हम वापस जाएंगे अफ्रीका। तो दिस इज़ हाउ द रियलिटी इज़। तो दैट इज़ व्हाट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दिस आर्टिकल। आई होप यू गॉट क्लैरिटी ओवरऑल, समझ में आ गया होगा आपको। दैट इज़ इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।